दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत करता हूं कहानियों के इस जहान में जो शुरू होती हैं जज्बातों के साथ। और आज की कहानी है शर्लॉक होम्स की मशहूर द एडवेंचर ऑफ द रेजिडेंट पेशेंट। तो आइए बिना किसी देरी के साथ कहानी को सुनते हैं, और कहानी सुनने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, जिससे कि कहानी आपको पूरी और टाइम पर मिल पाए। और मैं जावेद अख्तर आज की कहानी शुरू करता हूं। अब बताने के लिए मेरे पास केवल एक ही बात बची है कि ऐसा क्या हुआ कि मुझे आज रात को आपके पास आना पड़ा। कुछ हफ्ते पहले मिस्टर ब्लेसिंगटन बहुत गुस्से में मेरे पास आए। वो वेस्ट एंड में हुई किसी चोरी की जानकारी दे रहे थे। मैंने देखा कि वो बेकार की उस घटना को लेकर बेकाबू हो रहे थे। उन्होंने कहा कि अब हमें अपने दरवाजे और खिड़कियों को मजबूत किए बिना एक दिन भी नहीं गुजारना चाहिए। मैं और ज़्यादा मजबूत नट बोल्ट लगवा दूंगा। एक हफ्ता वो लगातार परेशान रहे। वो सारा दिन खिड़की के पास खड़े होकर आने जाने वालों पर निगाह रखते और अपनी आदत के मुताबिक खाने से पहले कमरे में थोड़ी चहलकदमी करते थे। उनके तौर तरीकों से मुझे ऐसा महसूस हुआ मानो वो मौत के डर से किसी अनजान चीज़ या आदमी से डरे हुए हैं। लेकिन जब मैंने उनसे इस कदर बेचैनी की वजह जानना चाही, तो उन्होंने मुझे चुप करा दिया। वक्त बीतने के साथ उनका डर खत्म हो गया था और उनकी रूटीन पहले जैसी हो गई। लेकिन तभी कुछ ऐसा हुआ जिसने उन्हें पछतावे से भर दिया और दोबारा उसी हालत में पहुंचा दिया। हुआ ये कि 2 दिन पहले मुझे बिना पते और तारीख वाला एक लेटर मिला, जिसे मैं आपके सामने पढ़ रहा हूँ। एक रशियन जेंटलमैन जो आजकल इंग्लैंड में रह रहे हैं, वो अपने लिए डॉक्टर पर्सी ट्रेवेलियन की हेल्प पाकर खुश होंगे। पिछले कुछ सालों से वो मिर्गी के दौरों से परेशान है और डॉक्टर ट्रेवेलियन को इस मर्ज का स्पेशलिस्ट माना जाता है। वो जेंटलमैन कल शाम को 6:15 बजे डॉक्टर साहब से मिलने के लिए ख्वाहिशमंद हैं। अगर डॉक्टर ट्रेवेलियन उस वक्त घर पर रहें तो उन्हें आसानी होगी। इस लेटर ने मेरे मन में गहरी दिलचस्पी जगाई, क्योंकि मिर्गी के शोध की सबसे बड़ी कठिनाई इस बीमारी की दुर्लभता है। आप भरोसा कीजिए, जिस वक्त मैं अपने क्लिनिक में था, तभी ठीक वक्त पर एक छोकरा पेशेंट के साथ आया। वो एक बूढ़ा, कमजोर, शांत और नॉर्मल आदमी दिखाई दे रहा था। उसके अंदर रशियन आदमी के कोई निशान नजर नहीं आ रहे थे। मेरा सबसे ज्यादा ध्यान उसके साथी पर गया। वो एक लंबा, नौजवान और तगड़ा, काला और डरावनी शक्ल सूरत वाला आदमी था। उसकी छाती किसी हरक्यूलिस की तरह थी। वो बूढ़े आदमी के हाथ के नीचे अपना हाथ लगाकर उसे सहारा देता हुआ मेरे पास लेकर आया और बड़े आराम से पेशेंट को कुर्सी पर बिठा दिया। आमतौर पर उसके जैसे आदमी से इतनी तीमारदारी की उम्मीद नहीं की जाती। उसने थोड़ी तुतलाहट के साथ अंग्रेजी बोलते हुए मुझसे कहा, प्लीज़ आप मुझे अंदर आने की इजाज़त दें। डॉक्टर साहब, ये मेरे पिताजी हैं और इनकी सेहत मेरे लिए बहुत ज़रूरी है। उस नौजवान की अपने पिता के लिए ये प्यार देखकर मैं इमोशनल हो गया। मैंने उससे कहा, शायद आप इलाज के दौरान यहाँ मौजूद रहना चाहेंगे। दुनिया के लिए नहीं, वो डरते हुए बोला। इसे बता पाना मेरे लिए बहुत बुरा है। अगर मैं अपने पिता को इस हालत में देखता हूँ तो मुझे लगता है कि मैं इनके बिना जिंदा नहीं रह पाऊंगा। मेरा अपना नर्वस सिस्टम फिलहाल मजबूत है। आपकी इजाज़त हो तो जब तक आप मेरे पिताजी की जांच कर रहे हो, मैं वेटिंग रूम में बैठ जाता हूँ। उसकी बात मानते हुए मैंने उसे दूसरे कमरे में बैठने की इजाज़त दे दी और वो मेरे पास से उठकर चला गया। उसके जाने के बाद मैं और मरीज उसकी बीमारी के बारे में बात करने लगे। उसकी दिमागी हालत कुछ खास नहीं थी और उसके जवाब भी लगातार अनसुलझे मिल रहे थे, जिसकी वजह मैंने अपनी भाषा की कम जानकारी को माना। अचानक जब मैं उसकी बातों को लिखने बैठा, तो उसने मेरे सभी सवालों का जवाब देना बंद कर दिया। और जब मैं उसकी तरफ मुड़ा, तो यह देखकर हैरान रह गया कि वो कुर्सी पर उखड़ू बैठा मेरी तरफ घूर रहा था। उसके ऊपर उसकी बीमारी का दौरा एक बार फिर पड़ गया था। जैसा कि मैंने कहा, मेरा पहला ख्याल दर्द और डर का था और मेरा दूसरा ख्याल अपने पेशे के लिए खुशी का था। मैंने अपनी मरीज की नाड़ी की रफ्तार और टेम्परेचर नोट किया, उसकी मसल्स की शक्ति को चेक किया और उसके होश का अंदाज़ा लगाया। उसकी सभी बातों में कोई भी चीज़
असामान्य नहीं पाई गई जो मेरे पिछले एक्सपीरियंस से मेल खाती हो। ऐसे मामलों में माड़ी का शूरा पिलाने से मुझे अच्छे नतीजे मिले थे और अभी का मामला उसके जीवाणुओं के परीक्षण का गोल्डन चांस था। शोरी की बोतल नीचे मेरी लैब में थी, इसलिए अपने मरीज को कुर्सी पर बैठा छोड़कर मैं बोतल लेने नीचे चला गया। उसे ढूंढने में मुझे शायद 5 मिनट लगे होंगे। लौटने पर मैं ये देखकर हैरान रह गया कि कमरा खाली था और मरीज जा चुका था। मैं फौरन दौड़कर वेटिंग रूम में गया। उस पेशेंट का बेटा भी जा चुका था। हॉल के कमरे का दरवाज़ा बंद था, लेकिन ताला नहीं लगा था। मेरा नौकर जो मरीजों की भर्ती करता था वो नया लड़का था, इसलिए बहुत ज़्यादा तेज़ नहीं था। वो नीचे इंतज़ार में रहता है और जब मैं क्लिनिक में बैठकर घंटी बजाता हूँ तो वो मरीज को दिखाने के लिए मेरे पास ले आता है। उसने कुछ भी नहीं सुना और सारा मामला एक राज बनकर रह गया। थोड़ी देर बाद मिस्टर ब्लेसिंगटन सैर करके वापस आए तो मैंने इस बारे में उन्हें कुछ भी नहीं बताया। मैंने उस रशियन आदमी और उसके बेटे से दोबारा मुलाकात की उम्मीद ही छोड़ दी थी, लेकिन आप मेरी हैरानी का अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि आज शाम को वो ठीक उसी वक्त पर फिर आया। वो दोनों पहले की तरह मेरे क्लिनिक में टहलते हुए अंदर आ गए। पेशेंट ने कहा, डॉक्टर साहब कल अचानक चले जाने पर बहुत शर्मिंदा हूँ और इसके लिए मैं आपसे माफ़ी मांगता हूँ। उसकी उस हरकत से मैं बहुत हैरान था, मैंने कहा। उसने मुझे बताया, डॉक्टर साहब, जब मैं अपने दौरों से उबर जाता हूँ तब भी मेरे मन पे उसका धुंधला सा एहसास हमेशा बना रहता है। एक अजनबी कमरे में खुद को बैठा पाकर मैं खड़ा हुआ और आपकी गैर मौजूदगी में घबराकर कमरे के बाहर चला गया। और मैं, लड़का बोला, जब मैंने पिताजी को वेटिंग रूम से बाहर निकलते देखा तो मैंने सोचा कि इलाज हो चुका है, तो मैं भी चला गया। घर पहुंचने के बाद ही मुझे असलियत का पता चला। मैंने हंसते हुए कहा, इसके अलावा मेरा कोई और नुकसान नहीं हुआ कि तुमने मुझे बुरी तरह परेशान कर दिया था। इसलिए जनाब, अगर आप अंदर चलें तो मैं अचानक बीच में छूट गए अपने काम को दोबारा शुरू कर सकूं। लगभग आधा घंटा या कुछ और देर तक मैंने बूढ़े महाशय से उनकी बीमारी की निशानियों के बारे में बात की और उनकी दवाइयाँ लिखने के बाद उनके लड़के के साथ विदा कर दिया। मैंने आपको बताया था कि मिस्टर ब्लेसिंगटन ने अपने टहलने के लिए आमतौर से शाम का वक्त ही चुना था। वो लौटने के फौरन बाद ऊपर चले गए। कुछ वक्त बाद मैंने उनके नीचे आने की आवाज़ सुनी और वो मेरे क्लिनिक में आकर पागलों की तरह मुझ पर बरस पड़े। मेरे कमरे में कौन गया था? वो चीख कर बोले। कोई भी नहीं, मैंने कहा। तुम झूठ बोल रहे हो, वो चिल्लाए। ऊपर आकर देखो। मैंने उनसे बात करने के लहजे को नज़रअंदाज कर दिया, क्योंकि डर के मारे उनका दिमाग काम नहीं कर रहा था। जब मैं ऊपर पहुंचा तो उन्होंने मुझे अपने हल्के रंग के कालीन पर पैरों के कई निशान दिखाए। क्या तुम ये कहना चाहते हो कि ये निशान मेरे हैं? वो चीख कर बोले। यकीनन ही वो पैरों के निशान हम दोनों के पाँव से बड़े थे और एकदम ताज़ा थे। आप जानते ही हैं कि आज दोपहर को बारिश हुई थी और यहाँ आने वाले केवल मरीज ही थे। ये ज़रूर ही उस वक्त हुआ होगा जब मैं मरीज के साथ था और उसका साथी न जाने किस वजह से वेटिंग रूम में बैठा था। वहां से उठकर वो मेरे घरेलू पेशेंट यानी कि मकान मालिक ब्लेसिंगटन के कमरे में गया होगा। कमरे की हर एक चीज़ अपनी जगह पर थी। न किसी को हाथ लगाया गया था और न बाहर ले जाया गया, लेकिन कदमों के निशान को देखकर कमरे में किसी के घुसने का मामला तो समझ से परे था। मिस्टर ब्लेसिंगटन उस घटना को लेकर मेरे अंदाजे से कुछ ज़्यादा ही अग्रेसिव थे। इसमें कोई शक नहीं कि वो सीन देखकर किसी का भी दिमाग खराब हो सकता था। असलियत में वो अपनी आराम कुर्सी पर बैठकर रोने लगे और मुझे उन्हें शांत कराकर साफ साफ सारी बात डिटेल से बताने के लिए काफ़ी कोशिश करनी पड़ी। ये उनका ही सजेशन था कि मैं आपको बुलाकर उनके पास ले चलूं। मामले की सीरियसनेस को भांपते हुए मैं फ़ौरन आपके पास चला आया। अगर आप इस वक्त मेरी बग्गी में बैठकर मेरे साथ चलें और उन्हें सांत्वना दें तो अच्छा होगा। वैसे मुझे इस बात की उम्मीद बहुत कम है कि आप इस अजीब घटना का राज उन्हें समझा पाने में कामयाब हो पाएंगे। शर्लक होम्स ने पूरे किस्से को बड़े ध्यान से सुना था, जिससे मुझे लगा कि मामले को लेकर उसके मन में कुछ दिलचस्पी ज़रूर पैदा हुई थी। उसका चेहरा हमेशा की तरह गंभीर बना हुआ था, लेकिन उनकी पलकें बार बार ऊपर नीचे हो रही थीं।
उनके पाइप का धुआं छल्ले बनाता हुआ कमरे में घना हो रहा था और डॉक्टर ने जो बात कही थी उस कहानी के हर शब्द से वो रोमांचित हो रहे थे। आने वाले की पूरी बात होने के साथ ही होम्स कुर्सी से उठ खड़े हुए। मेरा हेड मुझे थमाया और अपना हेड सिर पर रखकर डॉक्टर ट्रेवेलियन के पीछे पीछे दरवाजे की तरफ बढ़ गए। 15 मिनट के अंदर ही हम बुक स्ट्रीट में डॉक्टर के घर पर पहुंच गए। एक छोटा नौकर हमें अंदर ले गया और उसने ऊपर जाकर अपना शुरुआती काम शुरू कर दिया। लेकिन तभी कुछ डिस्टरबेंस शुरू हो जाने की वजह से हम सीढ़ियों पर ही खड़े हो गए। कमरे की बत्ती अचानक बंद हो गई और अंधेरे में से किसी आदमी की हल्की लड़खड़ाती आवाज़ सुनाई पड़ी। मेरे पास पिस्तौल है, वो चीखा। मैं तुम्हें साफ कर रहा हूँ कि अगर कोई नज़दीक आया तो मैं गोली चला दूंगा। ये तो बहुत बुरी बात है मिस्टर ब्लेसिंगटन, डॉक्टर ट्रेवेलियन बोले। अच्छा, तो आप हैं? कमरे में खड़े आदमी ने राहत की सांस लेते हुए कहा। लेकिन दूसरे दो लोग कौन हैं और यहाँ किस इरादे से आए हैं? अंधेरे से आती आवाज़ से हम चौकन्ने हो गए थे। हाँ हाँ, फिर तो ठीक है, वो आवाज़ फिर गूंजी। आप लोग ऊपर आ सकते हैं और अगर मेरी बातों का आपको बुरा लगा हो तो मैं सचमुच माफ़ी मांगता हूँ। उसने अपने कहे मुताबिक सीढ़ियों की बत्ती दोबारा जलाई और हमने अपने सामने कमज़ोर आदमी को खड़ा पाया। वो एक मोटा आदमी था और कुछ वक्त पहले तो वो और भी मोटा रहा होगा, क्योंकि उसकी खाल थैली और शिकारी कुत्तों के गालों की तरह उसके मुंह पर लटक रही थी। वो किसी पेशेंट की तरह था और उसके पतले भूरे बाल उसकी ख्वाहिश के हिसाब से संवारे गए थे। उसके हाथ में पिस्तौल थी, लेकिन हमारे आगे की तरफ बढ़ते ही उसने उसे अपनी जेब में डाल लिया। नमस्ते मिस्टर होम्स, वो बोला। आपके आने से मैं अपने आप को बहुत खुशकिस्मत महसूस कर रहा हूँ। यहाँ मेरे अलावा किसी दूसरे को आपकी सलाह की ज़रूरत नहीं है। मैं समझता हूँ कि आपको डॉक्टर ट्रेवेलियन ने मेरे कमरे में हुई इस अजीब घटना के बारे में बता दिया होगा। ऐसा ही है, होम्स ने कहा। ये दोनों आदमी कौन है मिस्टर बिलिंगस्टन, जो आपको नुकसान पहुंचाना चाहते हैं? आपका सवाल जायज़ है मिस्टर होम्स, रेजिडेंट पेशेंट ने डरी हुई आवाज़ में कहा। इस बारे में कुछ भी कह पाना सचमुच कठिन है। इस वक्त आपके सवाल का जवाब दे पाना मेरे लिए मुश्किल है मिस्टर होम्स। क्या आप ये कहना चाहते हैं कि आपको इस बारे में कुछ भी नहीं मालूम? प्लीज़ आप अंदर आइए, मेरे ऊपर मेहरबानी करके आप अंदर आइए। वो हमें अपने बड़े बेडरूम के अंदर ले गया। उसने अपने बिस्तर के सिरहाने रखे काले संदूक की तरफ इशारा करते हुए कहा। मैं कभी भी अमीर आदमी नहीं था मिस्टर होम्स, और मैंने अपनी ज़िंदगी में कभी कहीं इन्वेस्ट भी नहीं किया था। इसके बारे में आप डॉक्टर ट्रेवेलियन से पूछ सकते हैं, लेकिन मेरा बैंक में कतई भरोसा नहीं है। हमारे बीच यहाँ जो कुछ भी है वो इसी संदूक में है, और आप ये खुद समझ सकते हैं कि अगर मेरे कमरे में कोई अनजान आदमी ज़बरदस्ती घुस आए तो मेरे ऊपर क्या बीतेगी। होम्स ने ब्लेसिंगटन की तरफ सवालिया नज़र से देखते हुए अपना सिर हिलाया। अगर आप मुझसे कुछ छिपाएंगे तो पॉसिबल है कि मैं आपको कोई राय ना दे सकूं, वो बोले। लेकिन मैंने तो आपको सब कुछ बता दिया। वो परेशान होकर वापस मुड़े। गुड नाइट डॉक्टर ट्रेवेलियन, उन्होंने कहा। और मेरे लिए कोई सलाह नहीं? ब्लेसिंगटन अपनी लरसती आवाज़ में बोला। आपके लिए केवल एक सलाह है कि आप सच बोलिए। किसी बेवकूफ़ आदमी के कहने पर आपको यहाँ लाने के लिए मुझे माफ़ करना वॉटसन, उन्होंने आखिर में कहा। इस घटना के पीछे कोई दिलचस्प कहानी ज़रूर है। मैं तो कुछ नहीं समझ सका, वॉटसन ने कहा। अच्छी बात है। ये तो साफ है कि दो आदमी, या शायद उससे भी ज़्यादा, लेकिन कम से कम दो तो हैं ही, जो अपने मन में इस ब्लेसिंगटन को पकड़ने का मंसूबा पाले हुए हैं। मेरे मन में इस बात को लेकर कोई शक नहीं है कि पहली और दूसरी दोनों बार वो जवान आदमी ब्लेसिंगटन के कमरे में दाखिल हुआ होगा, जबकि उसके भरोसेमंद आदमी ने किसी बहाने से डॉक्टर को रुकावट डालने से रोक लिया होगा। और वो मिर्गी की बीमारी, वो नकली बीमारी थी वॉटसन। अगर मैं अपने स्पेशलिस्ट को इस बारे में बताने की हिम्मत नहीं कर सका, ये धोखेबाजी की आम शिकायत है। मैंने इसे खुद किया है। और तब ये महज एक इत्तेफाक था कि दोनों मौक़ों पर ब्लेसिंगटन घर से बाहर था।
सलाह के लिए ये वक्त चुनना ज़रूर ही ये तय करने के लिए था कि वेटिंग रूम में कोई दूसरा मरीज ना हो। ये भी इत्तेफाक ही था कि ब्लेसिंगटन घर में नहीं था। इससे ये साबित होता है कि वो उसके डेली रूटीन से अच्छी तरह वाकिफ नहीं थे। अगर वो किसी लूट या चोरी के इरादे से आए होते तो कमरे में कुछ खोजबीन ज़रूर करते। इसके अलावा मैं किसी भी आदमी की आंखों में देखकर पढ़ सकता हूँ कि वो किस वजह से डरा हुआ है। ये अंदाज़ा लगाना मुश्किल है कि इसने अनजाने ही दो दुश्मन क्यों बना लिए। इसलिए मैं समझता हूँ कि उसे ये ज़रूर मालूम होगा कि वो दोनों आदमी कौन हैं और वो अपनी ही वजह से इसे दबा रहा था। हो सकता है कि वो कल हमसे बात करने की हालत में होगा। तो क्या कोई और ऑप्शन नहीं है? मैंने पूछा। आम तौर पर तो नहीं। बेशक अभी ये सोचने वाली बात है कि मिर्गी के मरीज और रूसी आदमी के साथ मिलकर डॉक्टर ट्रेवेलियन ने ये सारी कहानी गढ़ी हो और अपने किसी खास मकसद से ब्लेसिंगटन के कमरे में रह रहे हों। मैंने गैस की रोशनी में देखा कि मेरी समझदारी वाली बातें सुनकर होम्स के होंठों पर मुस्कान तैर गई थी। मेरे प्यारे दोस्त, उन्होंने कहा, मेरे मन में भी सबसे पहले यही ख्याल आया था, लेकिन जल्द ही मैं डॉक्टर की कहानी को समझ गया। उस नौजवान आदमी ने पहले सीढ़ियों पर पड़े कालीन पर पैरों के दो निशान बनाए होंगे, लेकिन कमरे वाले निशानों को देखने के बाद मुझे सीढ़ियों के निशानों के बारे में पूछताछ करना फालतू लगा। जब मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि ब्लेसिंगटन के नुकीले जूतों की बजाय उसके जूतों के निशान चौकोर अंगूठे वाले थे और डॉक्टर के जूतों के निशान से 1 से लेकर 1.25 इंच तक बड़े थे, तो आपको उसकी सच्चाई पर शक नहीं होना चाहिए। लेकिन अब हमें सो जाना चाहिए, क्योंकि अगर कल सुबह बुक स्ट्रीट से हमें कोई समाचार सुनने को नहीं मिला तो मुझे हैरानी होगी। दोस्तों, कहानी अब भी जारी है। इसका अगला भाग सुनने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी हिट करते चलें ताकि आने वाले एपिसोड की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में।